निर्मला सीतारमन ने अपना 8वां बजट पेश किया। इसी के साथ-साथ लोगों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जिस पे थी कि इनकम टैक्स पे क्या रियायत मिलेगी इस बार, उसको उन्होंने बढ़ा करके 12,75,000 तक लेके गए। और इसी के साथ-साथ हर वो सेक्टर जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी, उसकी मौजूदगी इस बजट में थी। इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बिहार में मखाना बोर्ड बनाना और साथ ही साथ जो एफडीआई है, उसको इंश्योरेंस में 75 से लेके 100% तक बढ़ाने की बात की है। इस बजट को अगर देखें तो हर तरीके से एक सक्षम बजट दिखता है, एक कॉमन मैन का बजट दिखता है, कॉमन मैन के लिए ये बजट दिखता है। दीपक शेट्टी साहब हमारे साथ हैं। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बूस्ट इस बजट ने दिया है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। और साथ में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो बजट है इसमें कुछ बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स नहीं है, मगर जैसे आपने कहा कि हमारा जो इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्र है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने फोकस किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करूँ तो हम जब डिटेल्स में जाते देखते हैं कि इस साल कुछ 10 लाख 10.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अगले साल वो बढ़ के ऑलमोस्ट 11.1 होगा। सो ओवरऑल ऑन अ टॉप लाइन इंक्रीज़ है। उसके अलावा माननीय वित्त मंत्री ने 120 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स की बात करी है। माननीय वित्त मंत्री ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात करी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक एलिमेंट नहीं बट अलग अलग एलिमेंट्स। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स को 1.5 लाख करोड़ का जो फंड दिया जाएगा वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसका काफ़ी उपयोग होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो 3 साल का अपना प्रपोजल लेके आए और उसके ऊपर वो ध्यान अपना देंगे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने ध्यान दिया है और मुझे श्रद्धा है कि इससे जो हमारी जो गवर्नमेंट का पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो फोकस था वो कंटिन्यू होगा। सर, अगर बात की जाए रूरल डेवलपमेंट में की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, अगर दोनों को आप थोड़ा-सा एम्फसाइज़ करके ब बता सकें कि हाउ डू यू सी दिस कमिंग हेंसफोर्थ? में बहुत अच्छी बात करी आपने। जो हमारा इकोनॉमी है वो अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और सबसे पहले एग्रीकल्चर के बात करके माननीय वित्त मंत्री ने रूरल इकोनॉमी के ऊपर फोकस लेके आए। और मैं अगर जेसीबी की ओर से कहूँ तो 65% हमारी मशीन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जाती है। तो अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट होगा, रूरल इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट होगा तो लाजमी है कि उसके साथ रूरल इकोनॉमी का भी इम्प्रूवमेंट होगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो कई बार हम सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब बड़ी कंपनियों से चलती है या बड़े इन्वेस्टमेंट चलती है, मगर उनके जो बेस में हमारे एमएसएमई सेक्टर है। और माननीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस किया है। पिछले कुछ साल से हम भारत में कह रहे हैं कि भारत सप्लाई चेन पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। हमने देखा है कि विश्व भर में जहाँ भी ये हुआ है वहाँ इसका ग्रोथ जो हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ हुआ है और उसके कोर में एमएसएमई सेक्टर है। तो एमएसएमई सेक्टर में अगर हम ध्यान दें तो जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं उनकी क्या क्या तकलीफ़ें होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो तकलीफ़ें होती है, फंडिंग की जो तकलीफ़ें होती है, माननीय वित्त मंत्री ने इन सभी के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और इसके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल रिसोर्सेज ऑल्सो समटाइम्स इज़ अ चैलेंज। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया। तो मुझे ये श्रद्धा है कि इस बजट के द्वारा एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जो माननीय वित्त मंत्री ने फोकस किया है उससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सर, अगर बात की जाए पीएम गति शक्ति की, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को अब ले आने की अनुमति मिल चुकी है एक तरीके से। अब जेसीबी से हैं, जेसीबी भारत में कहीं भी अगर जाएँ, लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पीएम गति शक्ति वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में। तो आप जेसीबी से आते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं अपने पर्सनल तरीके से अगर बात करूं तो मैंने कुछ 10 साल भारत के बाहर काम किया है। और मैं हमेशा सोचता था कि क्यों भारत में ऐसा होता है कि एक रोड बनती है फिर खुद जाती है, उसकी जगह पे कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनते हैं। और ये मेरा सौभाग्य था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मैं उस ऑडियंस में था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक रैंडम ग्रोथ की जगह पे एक वेरी फोकस्ड साइंटिफिक टाइप ऑफ ग्रोथ we are trying to do, and at the core of that is Gati Shakti project where multiple layers of economy are connected। तो इसके कारण जो फ़ायदा हमारे देश को हुआ है, जो
पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को जो हुआ है, एनएचआई को हुआ है या कोई और गैस पाइपलाइन जो ले करते हैं, आज माननीय वित्त मंत्री ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है और उसके कारण ये फ़ायदा होगा जो हमारे एक रिवर का जो होता है अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर और जेसीबी का हर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों उपयोग करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इससे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और जो रिवर्क और जो वेस्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। जी, बिज़नेस से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आपका।